थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल आपका है पुटिंग आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नेल को डालना है। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी फॉर्म के अंदर दी हुई है। तो इस एक्टिविटी में क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन डालना है। तो आपको पता है ये कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन की नेल डालनी है, 2 लेनी है लेकिन एक को रख लेना है, एक को डालना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जिसके अंदर आपने आयरन नेल को डाला हुआ है उसका ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होने लगेगा और इसके अंदर ग्रीन कलर की शेड आनी शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस एक्टिविटी को हम यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे केमिकल इक्वेशन के साथ कि क्या हो रहा है यहां पे। तो देखो आयरन की नेल को डाला है तो ये आयरन का सिंबल हो गया सॉलिड फॉर्म के अंदर, कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, ये Fe यानी कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहां पे आके जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर को ये बाहर डिस्प्लेस कर देगा। तो स्टूडेंट ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है और जो फेरस सल्फेट बनेगा ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। स्टूडेंट्स यहां नोट करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो गया, कैसे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया और कैसे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट इसका आंसर है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो इट डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक ऑब्जर्वेशन आपने और देखनी है, वो क्या कि अब जब आप आयरन नेल को बाहर निकालेंगे तो पहले वाली आयरन नेल के साथ ये वाली आयरन नेल को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने बाहर आयरन नेल को निकाला है उसके ऊपर कुछ रेडिश ब्राउन कलर की डिपॉजिटिंग है। तो वो ये क्या चीज है, तो स्टूडेंट्स जो ये कॉपर डिस्प्लेस हुआ है अलग निकला है तो स्टूडेंट्स ये कलर देता है रेडिश ब्राउन कलर। तो ये वाली डिपॉजिटिंग जो है इस आयरन नेल के ऊपर आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, उनमें आपने देखना है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। तो उसके लिए आपको मैंने एक पेज डिस्प्ले किया था रिएक्टिविटी सीरीज को, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को हमने जरूर लर्न करना है, तब आप एबल होंगे इस इक्वेशन को लिखने के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, इसको आपने लर्न करना है। एक तरीका मैं बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है मैंने, किसने नमक सारा मांगा आलू जरा फीके, यानी आलू फीके थे इसलिए किसने नमक सारा मांगा। उसके बाद जो है मेरे कुछ फ्रेंड्स के नेम है जिनको हम अब एक्टिविटी के लिए बुलाएंगे, संजू, पबलू, हरीश कुमार, वो अपने साथ कुछ और 2 फ्रेंड भी लेके आ गए, हेजी, एजी, आओ पीटी करें। तो इस तरह से ये सारा आपने लर्न कर लेना है, लेकिन इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इन 2 को याद करो पहले, पोटाशियम सोडियम, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिंक और आयरन, इनको 3 को एक साथ याद करना है। फिर आपने एक 5 का सेट याद करना है, उसमें आपने सेंटर पे हाइड्रोजन लेना है, हाइड्रोजन के ऊपर 2 एलिमेंट्स और नीचे 2 एलिमेंट्स, और उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इन तीनों को याद करना है। तो इसमें क्या है कि जो टॉप पे है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है इस सीरीज का, और जो लास्ट वन है तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस बेस पे आप, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे सेकंड एग्जांपल में, अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यही ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको पता है ये ब्लू कलर का है, इसके अंदर अब हम जिंक को डाल देंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल देंगे। तो अब आप क्या देखोगे, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, करेगा। क्यों, यहां देखेंगे जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो
तो ये मोर रिएक्टिव है, तो जिंक कैन डिस्प्लेस। तो यहां पे बन जाएगा जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को यहां पे डिस्प्लेस कर देगा। तो स्टूडेंट ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ये ब्लू कलर का था, और जो जिंक सल्फेट बनेगा ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन होगी आपकी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल फिर हम ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या लेते हैं, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर हम लेड को डाल देते हैं, लेड रोड को डाल दिया। तो जो कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है ये भी ब्लू कलर का है। तो इसमें आप चेक करें कि लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं। तो इस सीरीज के अंदर हम चेक करेंगे। तो लेड कहां है, ये रहा, कॉपर से ऊपर है, तो ये मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये भी इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा लेड क्लोराइड और कॉपर को अलग करेगा। तो जितना भी ये कॉपर हम अलग कर रहे हैं ये रेडिश ब्राउन कलर की डिपॉजिटिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और ले रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब हम क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं, और इस फेरस सल्फेट के अंदर कॉपर को डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पे आप थोड़ा ध्यान देना। अब देखो कि कॉपर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये चेक करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। तो देखो आयरन जो है वो अपर प्लेस के अंदर है और कॉपर जो है नीचे है। आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आपने यहां जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी कि आपने यहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना के और इसको आयरन को अलग कर दो, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यहां पे कुछ और क्वेश्चन भी अराइज होंगे, जैसे व्हाट हैपेंस व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉपर को डालना है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर, तो वो भी एग्जांपल अपने देख लेते हैं। कॉपर को आपने डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के अंदर। तो अब चेक करो आप कि कॉपर और सिल्वर को कंपेयर करो। तो देखो स्टूडेंट्स ये रहा सिल्वर और ये रहा कॉपर, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या रिएक्शन होगी, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगा, सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा। तो यहां आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, सिल्वर नाइट्रेट जो था ये कलरलेस सॉल्यूशन था, और जो कॉपर नाइट्रेट बनेगा ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, और ये सिल्वर जो है ग्रे व्हाइट ग्रे कलर का सिल्वर अलग हो जाएगा। फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसी रिएक्शन का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रिएक्शन वेयर द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, देन इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। The reaction where solid insoluble substance that is precipitate is formed, then it is known as precipitate reaction. तो स्टूडेंट्स इन दोनों ही बातों को हम यहाँ एग्जाम्पल के अंदर क्लियर करेंगे। तो इसके दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके बुक के अंदर, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है मिक्सिंग ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन विद बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो लिखते हैं सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। तो ये सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, और इसको मिक्स करेंगे बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ। तो बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे होंगे, तो हम देखते हैं। सोडियम का जो आयन है ये चला जाएगा क्लोराइड आयन के साथ, और जो बेरियम आयन है ये चला जाएगा सोडियम सल्फेट आयन के साथ। तो यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और साथ में आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl ये क्या होता है, सोलुबल होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। जो बेरियम सल्फेट बनेगा स्टूडेंट्स ये सॉलिड
इनसोल्यूबल सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, तो इसका साइन क्या होता है, एरो डाउनवर्ड्स। तो बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेशन होगा ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो इसका कलर भी आपने याद रखना है, व्हाइट पीपीटी। तो बेरियम सल्फेट व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो उसी तरीके से लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसका ये एक्वस सॉल्यूशन, इसके साथ मिक्स करेंगे पोटेशियम आयोडाइड Ki का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या होगा, उसी वे के अंदर अब करेंगे, लेड चला जाएगा आयोडाइड के साथ और पोटेशियम आ जाएगा यहां पे नाइट्रेट के साथ। तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, लेड आयोडाइड PbI2 और साथ में मिलेगा आपको पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में KNO3। KNO3 जो साल्ट होगा ये सोलुबल होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रहेगा, और लेड आयोडाइड जो बनेगा ये सॉलिड सब्सटेंस और ये इनसोलुबल होगा जो प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर यहां पे अपीयर होगा। तो ये जो लेड आयोडाइड बनेगा, लेड आयोडाइड, तो ये इसका जो कलर है इसका आपने याद रखना है, ये येलो कलर का पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट जो होगा ये येलो कलर का होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने देखना है कि दोनों ही सॉल्यूशन जो हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों क्लियर सॉल्यूशन थे। इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट अपीयर होगा वो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, और यहां पे ये दोनों लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये भी दोनों क्लियर सॉल्यूशन है। यहां पे जो प्रेसिपिटेट होगा वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो स्टूडेंट्स यहां जो सेकंड एग्जांपल है, इस एग्जांपल के ऊपर आपकी बुक से एज इट इज क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2019 के अंदर आया हुआ है। तो यहां देखो आप बुक के अंदर जो क्वेश्चनिंग यहां पे की हुई है सेम उसी क्वेश्चनिंग के ऊपर जो 3 मार्क का क्वेश्चन जो है बना हुआ है। तो इसमें देखो क्या पूछा गया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो उसमें बताना था कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हम बताएंगे कि लेड आयोडाइड बनेगा। तो उसने पूछा था कि जो कंपाउंड बने उसका नाम भी बताओ और उसका कलर भी बताओ। तो उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होगा, येलो प्रेसिपिटेशन होगा। तो अगर यहां पूछता है तो उसका नेम बताना है बेरियम सल्फेट और कलर कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी। अब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी दोनों टाइप्स की रिएक्शन यहां पे एक साथ होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसको हम सिंपली वे में समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जब किसी कंपोनेंट के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो तो वो ऑक्सीडेशन होता है, अगर किसी कंपोनेंट के साथ हाइड्रोजन का ऐड हो तो वो रिडक्शन होता है। इसका उल्टा भी हम करेंगे कि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो रिडक्शन है। तो इस सिंपली वे में आपने याद करना है, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, H ऐड हुआ तो रिडक्शन। इसका बाकी उल्टा भी याद कर लेना है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो आपकी एक्सरसाइज जो दी हुई है, फर्स्ट एग्जांपल जो है वो दिया हुआ हीटिंग ऑफ कॉपर पाउडर, हीटिंग ऑफ कॉपर पाउडर इन चाइना डिश। ये एक्टिविटी है आपकी, चाइना डिश के अंदर कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हैं ओपनली। तो क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। कॉपर पाउडर सॉलिड, अब इसको ओपन एयर के अंदर हीट कर रहे हैं तो इसको ऑक्सीजन मिल रही है एयर से, और जब हीट करेंगे तो आप एक्टिविटी देखेंगे, हीट जब आप करेंगे तो थोड़ी देर के बाद कॉपर पाउडर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। तो ये ब्लैक कोटिंग क्या होती है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म के अंदर ये लेयर बनाता है, ये ब्लैक कलर की होती है। तो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यही ब्लैक कोटिंग होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ब्लैक कोटिंग जो है ये कॉपर ऑक्साइड है। तो यहां आपको थोड़ा सा 9th क्लास का मैं रिकॉल कर देता हूं कि इसके 2 नेम्स मैं और लिख रहा हूं। तो जो मैंने पेज आपको डिस्प्ले किया था
उसी के अंदर कैटायंस अनायंस की हेल्प के साथ जो है, देखो कॉपर जो है वो 2 टाइप्स की वैलेंसी को शो करता है, 1 and 2। तो इसका नाम जो है यहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड, या एक और नाम जो है इसका कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। यहां मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो आप रीड करोगे बुक को तो ये नाम मिलेंगे आपको, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, यहां पे क्लियर होना चाहिए कि अगर कॉपर लोअर वैलेंसी को शो करता है तो तब इसका नाम बनेगा क्यूप्रस, अगर ये हायर वैलेंसी को शो कर रहा है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ पे वो आप देख लेना, तो इसका नाम होगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। जब ये 2 वैलेंसी शो कर रहा है तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड, अगर 1 कर रहा होता तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्या करना है, सेकंड एग्जांपल के अंदर जो ये ब्लैक कोटिंग आपको मिली है कॉपर ऑक्साइड की, इसी के ऊपर आपने क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को पास करना है। पास करना है, हाइड्रोजन गैस को पास करना है, तो क्या होगा, तो हम देखते हैं। ये जो आपको मिला था कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक कोटिंग, इसके ऊपर अब आपने हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को लेके H2O की वेपर्स बना के ये इसको रिमूव कर देगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये क्या होगा, यहां पे कॉपर सॉलिड फॉर्म के अंदर अलग हो गया और H2O, क्योंकि इसी गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया है, तो ये H2O गैसियस फॉर्म के अंदर इवेपोरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, ये ब्लैक कोटिंग थी कॉपर ऑक्साइड की, तो ब्लैक कोटिंग जो है ये वापिस रेडिश ब्राउन कलर के अंदर अपीयर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वापिस कॉपर मेटल जो है वो अलग हो गया। तो यहां एक चीज और देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो यहां इसका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है यहां पे। और दूसरी बात, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रही हैं, इसलिए इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। स्टूडेंट्स, इस रिडॉक्स रिएक्शन को देख के कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाएंगे या किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, स्पेशली जो है आपके मल्टीपल चॉइस के अंदर आ सकते हैं, कि इस रिएक्शन को देख के आपको बताना है कि इसमें से ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इसको फाइंड करते हैं। पहला, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, यानी कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो यहां पे देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर के अंदर। तो यहां पे फर्स्ट जो आपका आंसर आएगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का। उसके बाद है रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो देखो यहां पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कॉपर के अंदर, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो यहां हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस जो है वो कॉपर ऑक्साइड होगा। फिर देखते हैं यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, यानी कि ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स, जिसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन दे रहा है, तो वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड ऐसा काम कर रहा है। फिर है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि इनमें से कौन ऑक्सीजन को ले जा रहा है, जो रिडक्शन कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, यहां पे हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो यहां पे H2 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। तो सेकंड जो एग्जांपल है आपका, वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की रिएक्शन जो है आपने क्लोरीन गैस के साथ करनी है। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगी,
और सल्फर जो है वो अलग हो जाएगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, सल्फर। तो स्टूडेंट्स यहां अपने चेक करते हैं, देखो H2S कन्वर्ट हो रहा है S के अंदर और क्लोरीन जो कन्वर्ट हो रही है वो HCl के अंदर। तो यहां पहले हमने ऑक्सीजन के बेस पे किया था, अब यहां पे हम हाइड्रोजन के बेस पे कर रहे हैं। तो देखो यहां पे H2S से क्या हो रहा है, H रिमूव हो रहा है। तो H जब रिमूव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन के अंदर H ऐड हो रहा है तो यहां पे इसका रिडक्शन हो रहा है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम यहां पे इनके आंसर देंगे कि यहां पे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा ऑक्सीजन किसका हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस H2S है। फिर रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन सा है, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्लोरीन गैस। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन कर रहा है, इसमें से H कौन हटा रहा है, तो क्लोरीन। तो यहां पे Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूस्ड कौन कर रहा है, तो H2S H दे रहा है तो ये रिड्यूस्ड कर रहा है। तो H2S जो है यहां पे आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। और भी आपके एग्जांपल आएंगे तो उसको इसी तरह से आपने ध्यान से रिडॉक्स रिएक्शन करना है और ये आंसर जो आपने पाया। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो इसका हम 2 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा डैमेजिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स, सेकंड इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो डैमेजिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑक्सीडेशन किस तरह से मेटल को डैमेज करता है या खराब करता है, इसके हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपको पता है कि आयरन को रस्ट लगने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, इसको वाटर की वेपर्स चाहिए, साथ में आपको ऑक्सीजन गैस की जरूरत है इसको। तो ये सब मिलके क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, साथ में जो है वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो इसको हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो इसी को ही बोलते हैं रस्ट। तो ये रस्ट क्या करता है, आयरन के पार्टिकल्स को, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को डैमेज कर देता है, उसकी लेयर को खराब कर देता है। उसके बाद देखते हैं ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर मेटल। तो ये भी आपने देखा होगा कि सिल्वर मेटल के ऊपर कुछ टाइम के बाद ब्लैक कोटिंग आ जाती है। तो ये कैसे आती है कि सिल्वर जो है एयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करके एक कोटिंग बनाता है, सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग। तो स्टूडेंट्स ये जो सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग है यही ब्लैक कोटिंग होती है, सिल्वर सल्फाइड। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर वेसल्स। तो स्टूडेंट्स आपके घरों के अंदर अगर कोई कॉपर का वेसल पड़ा है जो आपने बहुत टाइम से यूज नहीं किया तो उसको ध्यान से देखना, उसके ऊपर जो है एक ब्लू ग्रीन कलर की कोटिंग आई होगी। तो कॉपर जो है वो वाटर वेपर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऑक्सीजन गैस, इन सब के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट और साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड इसका एक कंपाउंड बना देता है। तो ये जो कंपाउंड बनता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ये ब्लू ग्रीन कलर का कोटिंग बन जाती है, ब्लू ग्रीन कलर की कोटिंग। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे जो रिजल्ट हैं ये ऑक्सीडेशन के कारण है। ये ऑब्जेक्ट को, मेटल ऑब्जेक्ट्स को डैमेज कर रहे हैं, इसको खराब कर देते हैं। और इसका रिजल्ट जो है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या होते हैं कि ये कार की बॉडीज को, शिप की बॉडीज को, रेलवे ट्रैक्स को, या हमारे कंट्री के अंदर जितने ये स्टील या आयरन के ब्रिजेस बने हुए हैं उनको ये वीक करके डैमेज कर देते हैं। स्पॉइलिंग ऑफ फूड को हम अंडरस्टैंड करेंगे विद अ क्वेश्चन, व्हाट इज रेंसिडिटी, गिव इट्स प्रिवेंटिव मेथड्स। तो स्टूडेंट्स रेंसिडिटी क्या होती है, द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल becomes rancid by changing its smell or taste. This process is called rancidity.
यानी कि ऐसा फूड जिसके अंदर फैट या ऑयल है, वो टेस्ट उसका या स्मेल जब चेंज हो जाती है वो खाने लायक नहीं रहता। इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इस रेंसिडिटी जो है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर खाना खराब हो गया तो वो रेंसिड हो गया, ठीक है। अब इसको प्रिवेंटिव मेथड देखेंगे कि इसको रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है। तो हम अपने खाने वाली चीजों को कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर होता है विच प्रिवेंट्स द रेंसिडिटी। देन एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको पैकिंग के अंदर जैसे आता है खाना, जब एयर टाइट कंटेनर है वहां पे एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पे रेंसिडिटी होने के चांसेस नहीं है। देन अब पैकिंग के अंदर क्या होता है कि फूड के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है जो ऑक्सीजन को वहां पे नहीं रहने देते। इसके एग्जांपल है BHA, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये एग्जांपल है एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस के। है फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्यों? तो स्टूडेंट्स इसका भी जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोगों ने क्या आंसर देना है? नाइट्रोजन गैस इज इनरिएक्टिव गैस विच कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स द रेंसिडिटी ऑफ चिप्स। तो स्टूडेंट्स यहां ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो है मैं छोटी सी वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ केमिकल इक्वेशन को ही नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, अभी तक आपने जितने एग्जांपल्स किए हैं केमिकल रिएक्शंस के उन सब की रिकॉलिंग होगी, सबकी रिवीजन होगी। तो जल्दी से आप अपना ये चैप्टर तैयार कर लें, अपनी बुक को रीड कर लें इस चैप्टर के। तो हम जल्दी मिलते हैं एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ओके देन, बाय बाय।